हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के एक और पोम को स्टडी करेंगे, फायर एंड आइस। जैसा कि आप जानते हैं, डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक उसी तरह फायर एंड आइस भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई। आप इसके टाइटल को देखिए, फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ऐसा क्या है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मन में आग और बर्फ को लेकर के जो उन्होंने ये पोम लिखी है। देखिए, ये भी दो स्टेंजा की पोम है। आइए इसे स्टडी करते हैं और सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा, जबकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं या ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत बर्फ से होगा। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ आई का यूज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए किया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहते हैं कि मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से जितना समझा है, मैं उन लोगों का समर्थन करता हूँ जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा को देखिए। बट इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, पेरिस दैट मीन्स दुनिया का अंत होना। ठीक है, अगर दुनिया का अंत दोबारा हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस यहाँ सफिशियंट के लिए यूज किया गया है। मैंने कहा था ना कि पोएट जो होते हैं पोएटिक लाइसेंस के बेसिस पे वर्ड को राइम करने के लिए, है ना, राइम करने के लिए अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। तो सफिशियंट को यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सफाइस का यूज किया है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो में रुइंड शब्द को रुइंड लिखा गया है, RUED। ठीक है, यहाँ पे सफिशियंट को सफाइस लिखा गया है। तो इस स्टैंजा का मतलब क्या है, लेकिन अगर दुनिया का अंत दोबारा होना हो, यानी अगर दुनिया का अंत दोबारा होना हो, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लगता है कि बर्फ भी दुनिया के अंत के लिए काफ़ी होगी। बर्फ भी दुनिया के अंत के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ आइस और फायर, इन दोनों का यूज किस बेसिस पे किया गया। देखिए, फायर यहाँ रिप्रेजेंट करता है डिजायर। फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर, DESIRE, डिजायर। ठीक है, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट को। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि दुनिया का अंत बहुत ज़्यादा इच्छाओं से भी होगा और या फिर बहुत ज़्यादा नफरत से भी होगा। डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ ह्यूमन इमोशंस की बात की जा रही है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने फायर और आइस का यूज़ किया है। मैं फिर से फर्स्ट स्टैंजा में आता हूँ। आप फर्स्ट स्टैंजा में आए तो आप पाएंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी पोएट ऐसा कहते हैं, On one side, there are people who believe that the world will end because of fire. एक तरफ ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। Here, fire represents the extreme desire, anger, greed, etc. present within of human beings. यहाँ आग जो है वो हमारी अत्यधिक इच्छाओं को, गुस्से को या लालच को दर्शाता है जो इंसान के अंदर मौजूद है। ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल हु फेवर आइस। दूसरे तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आइस को दुनिया की तबाही के लिए काफ़ी मानते हैं। ठीक है, हेयर आइस रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन इमोशंस ऑफ हेट्रेड एंड इंटॉलरेंस। आइस जो है वो इंसान की कौन सी भावना को बता रही है, नफरत की भावना को या इंटॉलरेंस, असहनशीलता की भावना को जो लोग सहन नहीं कर पाते। द पोएट फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड विथ फायर। अपने अनुभव से पोएट ये मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। Thus the poet remain with those people who favor fire। और इसलिए पोएट उन लोगों का समर्थन करते हैं जो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत आग से होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ आग का मतलब बहुत अत्यधिक इच्छाएं। ठीक है, बोथ फायर एंड आइस स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट इन देयर क्वालिटीज। अगर आप देखें तो फायर और आइस दोनों ही अपने आप में एक दूसरे के विरोधी हैं, एंड दे आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। बट द पोएट सिंबलाइजेज दीज टू एलिमेंट्स फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
लेकिन पोएट ऐसा मानते हैं कि ये दो चीजें ही दुनिया के अंत के लिए काफी है। सेकेंड स्टेंजा को एक बार फिर देखें। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। द पोएट थिंक्स दैट इफ द वर्ल्ड हैड टू एंड ट्वाइस, पोएट को ऐसा लगता है या ऐसा सोचते हैं कि अगर दुनिया का अंत दोबारा होना हो, आइस वुड ऑल्सो बी एबल टू डिस्ट्रॉय इट कम्प्लीटली, बर्फ भी दुनिया को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। द पोएट फॉर द पोएट आइस इज एज पावरफुल एज फायर, पोएट के लिए बर्फ उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि फायर यानी आग। इन ह्यूमन बींग्स हेट इज लॉन्ग लास्टिंग, इंसान के अंदर नफरत जो है वो बहुत लंबे समय तक रहती है। इट एंटर्स इनटू देयर हार्ट्स, ये उनके दिलों में बस जाती है। इट रिमेन्स थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरे जीवन उनके साथ रहती है। दस द पोएट थिंक्स आइस और हेट विल बी सफिशिएंट टू एंड द वर्ल्ड, इसलिए पोएट ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत करने के लिए बर्फ या फिर हेट, बर्फ को ही तो हेट कहा गया है यहाँ, है ना, हेट को ही बर्फ कहा गया है, ठीक है। दुनिया का अंत करने के लिए नफरत भी काफी होगी। इफ द वर्ल्ड हैज टू बी पेरिश्ड अगेन, अगर दुनिया की तबाही दोबारा लिखी हो, इट वुड बी इक्वली सफिशिएंट, तो बर्फ भी आग के ही जितना काफी होगी दुनिया का अंत करने के लिए। आई होप कि आप इस पोम को समझ चुके हो, लेकिन मैंने इस पोम से रिलेटेड कुछ और भी चीजें रखी हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। Here, Fire and Ice, written by Robert Frost. Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred or hate. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये जो पोएम है लिखी गई है फायर एंड आइस, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक पोएम है जो फायर वेयर फायर का यूज किया गया है कौन से इमोशन को दिखाने के लिए, डिजायर को दिखाने के लिए, एंड आइस दैट ऑफ हेट्रेड, और आइस का यूज किया गया है नफरत को दिखाने के लिए, ठीक है। अब अगर हम गौर करें, इन दिस पोएम, फर्स्ट पॉइंट वी हैव कंप्लीटेड, सेकंड पॉइंट. In this poem, the poet has used an idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. इस कविता में पोएट ने दो ऐसे ग्रुप के आइडिया को हमारे सामने रखा है जिनका अपना एक्सप्लेनेशन है दुनिया के अंत से संबंधित, कि दुनिया का अंत कैसे होगा। For the first group considers that fire alone can destroy the whole world. पहला ग्रुप ये मानता है कि फायर पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए अकेले ही काफी है। While the other thinks ice could cover the earth's surface, it would lead to the end of the world. जबकि दूसरा ग्रुप ऐसा मानता है कि आइस जो है, बर्फ जो है, वो दुनिया को, पृथ्वी की पूरी सतह को कवर कर लेगी और ये भी दुनिया की एक तबाही ही होगी। Both the components are compared with self-destructing human emotions, desire and hatred. हेट के लिए ही लिखा जा रहा है, ठीक है। दोनों ही जो कंपोनेंट्स का यूज किया गया है यहाँ फायर और आइस का, फायर मीन्स डिजायर और आइस मीन्स हेट, ये दोनों ह्यूमन इमोशंस जो हैं अपने आप में तबाही करने लायक हैं, है ना, यानी ये दुनिया की तबाही के लिए काफी है। The poet holds the opinion that he is very closely associated with the fiery desires, यानी पोएट जो है वो उन लोगों के समर्थन करते हैं जो उग्र इच्छाओं से दुनिया का अंत मानते हैं, यानी ऐसे लोग जो मानते हैं कि दुनिया का अंत बहुत ज्यादा तीव्र इच्छाओं से ही होगा, ठीक है। And considers it capable of bringing human beings on the verge of destruction, और वो ऐसा मानते हैं कि दुनिया का अंत जो है ये अगर लोग बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखते हैं, उग्र इच्छाएं रखते हैं, तो ये ह्यूमन इमोशन को, दुनिया की ये जो इंसान के इमोशंस हैं, ये इस दुनिया को तबाही के कगार पे ले जाएंगे। नंबर 6, बट देन ही थिंक्स दैट icy hatred is just as capable of ruining humans though slowly and steadily. लेकिन फिर पोएट ऐसा मानते हैं कि जो बर्फ के समान जो नफरत है
वो नफरत भी दुनिया में इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। हाँ, ये बर्फ के समान जो नफरत है ये भले धीरे लेकिन निरंतर रूप पे दुनिया को खत्म करेगी। यानी आग पूरी दुनिया को तुरंत तबाह कर सकती है, लेकिन बर्फ धीरे धीरे ही सही लेकिन वो भी दुनिया को तबाह कर सकती है। इसका मतलब जो इच्छाएं हैं, उग्र इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं दुनिया को समाप्त जल्द कर सकती हैं, और जो नफरत की भावना है ये दुनिया को समाप्त कर सकती है लेकिन धीरे धीरे। Therefore, if the earth were to end twice, अगर दुनिया का अंत दोबारा से होना है, ice would be sufficient, तो बर्फ भी काफी होगी। देखिए इसी sufficient को सेकेंड स्टैंजा के लास्ट वर्ड में suffice लिखा गया है। ठीक है। नंबर 8, if fire would lead to rapid destruction, अगर आग दुनिया की तबाही तीव्र गति से कर दे, ice would lead to silent damage, लेकिन बर्फ जो है वो दुनिया को तबाह धीरे धीरे करेगी। द लास्ट पॉइंट, इफ वी लेट आवर इमोशंस रूल अस एंड इफ वी डोंट कंट्रोल देम दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल ऑन द वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। लास्ट लाइन में ही, लास्ट पॉइंट में ही पूरी पोम का जो है वो एक समरी छुपा हुआ है कि अगर हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं करते हैं, अगर हम लोग अपने इमोशंस को हमारे ऊपर रूल करने देते हैं, तो ये इमोशंस जो हमें जकड़ के रखे हुए हैं ये श्योर है कि ये हम सभी लोगों को तबाही के कगार पे ले जाएंगे। दैट्स वाई वी मस्ट हैव अ कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस लाइक हेट और डिजायर। ओके, इस पोम का जो फॉर्म है वो कंट्रास्टिंग लिरिक है, या फिर यूं कह लें शॉर्ट राइमिंग पोम है। एंड द थीम वी कैन से लाइफ इज फुल ऑफ बाइनरीज। जो थीम है वो ये कहती है कि लाइफ जो है वो बाइनरीज से भरा हुआ है। ठीक है। आई होप कि आप इस फॉर्म को अच्छी तरीके से समझ सके हो। वन वर्क आई एम गिविंग यू, आपको इस फॉर्म का राइमिंग स्कीम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है। आई होप कि आप डस्ट ऑफ स्नो से राइमिंग स्कीम लिखना सीख चुके होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।